नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीने का कालखंड सिंह के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार जो प्रमुख एरियाज हैं उस पर एक विवेचन देता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं हर हफ्ते, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। वार्षिक राशिफल हो, बड़े ग्रहों के गोचर पे भी वीडियोस आते ही हैं। लेकिन इन सभी में से अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोई राशिफल ग्रहण करता है मेरे हिसाब से, वो है त्रैमासिक राशिफल। क्योंकि इसमें मैं आने वाले 90 दिनों के कालखंड में चंद्रमा को छोड़कर बाकी जो ग्रहों की गोचर स्थिति है उस पर एक विवेचन करता हूँ। चंद्रमा का तो होता ही है साप्ताहिक में। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई जो लोग ऐसा ज्योतिष क्लेम करते हैं कि हम आपके जीवन को बदल देंगे, वो ज्योतिष नहीं। ज्योतिष किसी का जीवन नहीं बदल सकता। हाँ, बदल सकता है मार्गदर्शन के द्वारा। पर अगर आप ये सोचे कि कोई ज्योतिष में इतनी पावर है तो पहले वो अपने ही जीवन को सुधारेगा ना। हर ज्योतिष के जीवन में अपनी अपनी कठिनाई होती है। हाँ, उनका काम है मार्गदर्शन करना, तो मार्गदर्शन के द्वारा अवश्य, और वो कर्म आधारित ही होता है। तो वैसे ही राशिफल भी मार्गदर्शन के लिए ही होता है कि आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इसको समझा जाए। किन एरियाज पर काम करना है, कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, कहाँ नेगेटिव हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर मैं विवेचन करता हूँ। और यकीन मानिए बहुत कुछ हो रहा है। अप्रैल के महीने में मंगल शनि की होती, सूर्य उच्च के हो जाएंगे और शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे। मई में मंगल स्वराशि के हो जाएंगे मेष में। आपके लिए तो मंगल योग कारक है, तो बहुत अच्छी अवस्था है। बुध स्वराशि के होंगे मई में। जून में तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। वो उच्च की अवस्था में आ जाएंगे बहुत लंबे अरसे के बाद। तो ये अपने आप में आपके लिए श्रेष्ठ और परिपूर्ण दिख रहा है। गुरु शुक्र की युति होगी जून में, और जून अंत जाते जाते एक झटका देकर जाएगा, क्योंकि वहां पे बुध वक्री हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और यही विवेचन हम करेंगे कि क्या क्या होगा। लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कई अच्छे बदलाव हो रहे हैं। गोचर की तरफ चलने से पहले केतु लग्न में रहेंगे आपके, और अभी हम अप्रैल की बात करें तो 6-7 महीने बल्कि ज़्यादा ही साल के अंत तक हैं केतु। अभी कह सकते हैं कि हाँ, केतु का आधे से ज़्यादा समय तो पूरा हो चुका है आपके लग्न में। अच्छी चीज़ केतु की ये होती है, जैसे राहु आते ही बहुत कुछ देते हैं लग्न में या किसी भी भाव में आते हैं तो एकदम देते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ें। राहु जाते जाते झटका देते हैं। अब केतु के हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 महीने रह गए हैं। करीबन 11 महीने उन्होंने काट लिए हैं आपके लग्न में। अब जाते जाते ना यहाँ से कह सकते हैं कि एक थोड़े ऑब्स्टिकल्स कम होना शुरू होंगे, थोड़ी व्यवस्था शुरू होनी होगी, जो आपका जीवन थोड़ा व्यवस्थित होने लग जाएगा। जो हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे थे वो थोड़े से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और एक आत्मबोध और आध्यात्मिकता की तरफ तो केतु लेके जाते ही हैं। वो तो आप में से कई लोगों ने अनुभव किया ही होगा पिछले 1 साल में। गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर मंगल का होगा और 2 अप्रैल को आपके 8वें घर में आकर बैठ जाएंगे। मंगल बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि योग कारक हैं। हाँ, 8वें घर में मंगल की पोजीशन मिश्रित मानी जाती है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है। पहले तो योग कारक की विशेषता बहुत होती है। कुंडली में लग्नेश, दशमेश, भाग्येश, योग कारक ग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो जब योग कारक ग्रह आपके 8वें घर में आ गया तो सबसे पहले तो ये एक नया रास्ता दिखाएंगे आपको। कभी कभी होता है हम जीवन में ना हार मान चुके होते हैं, हम ऐसी अवस्था में होते हैं हमें लगता है सब खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं जीवन में। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, और जो मैं कर्मों की बात करता हूँ इस जन्म के नहीं होते, अधिकतम जो हम भुगतते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया किसी का, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। अरे भैया, जो करके आए हैं पहले वो तो भुगतना पड़ेगा ना। भीष्म पितामह ने कितने साल, कितने जन्मों पहले किसी केवल एक कीड़े को, या कहीं कहीं सांप लिखा हुआ है, उसको कुचल दिया था। वो कितने जन्मों के बाद उन्होंने किस प्रकार से भुगता कि उनको जो मृत्यु शैया मिली तीरों की। हम तो पता नहीं क्या क्या करके आए होंगे, तो दुख तो चलते ही रहने हैं। जैसे ओशो ने एक जगह कहा है कि सुख और दुख दोनों एक ही पहलू हैं, दोनों ही एक ही पोल के दो अलग अलग, एक एक पिलर के अलग अलग दोनों पोल्स हैं। तो दोनों का ही जीना, जीवन में रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अष्टम में मंगल जब आएंगे तो एक नया रास्ता दिखाएंगे। उस हताशा में जो आप चले गए थे ना कि कुछ होने ही नहीं वाला, करियर नहीं बन रहा था, बिजनेस नहीं चल रहा था, शादी नहीं हो रही थी, ये मंगल आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अष्टम भाव बदलाव का होता है। जब हाँ, अब यहाँ पे शनि भी है तो शायद बदलाव इजी नहीं होगा। कभी कभी होता है कि इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कभी कभी होता है कि दुख के कारण। यूजली तो हम दुख और मुसीबत के कारण ही बदलते हैं, अधिकतम तो हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना। जब थोड़ा दुख मिलता है, थोड़ी तकलीफें होती हैं, तो हम फिर थोड़ा सा अपने आप को बदलते हैं। तो ये समय आपका ठीक दिख रहा है बदलाव के लिए। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इसके। शनि मंगल विस्फोटक योग है, शनि सप्तमेश है, मंगल योग कारक है। बिजनेस में बदलाव लाना चाहते थे, मशीनरी, मैन पावर, टेक्निकल फॉल्ट्स, टेक्निकल इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा टाइम है। छठे घर के स्वामी शनि मंगल के साथ है, कोई लीगल काम अटक रहा था, लीगल प्रॉब्लम्स अटक रही थी, वो आपकी दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे सूर्य भी है जो लग्नेश है, ये सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। बट क्योंकि लग्नेश अष्टम में है और मंगल भी आ गए, शनि के साथ बैठ गए, छठे घर के स्वामी है शनि, हेल्थ के लिए बहुत प्रॉमिसिंग टाइम नहीं दिख रहा। सडन हेल्थ इश्यूज, इंजरीज, सर्जरीज, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, फिशर्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है, कोई भी प्राइवेट पार्ट से जुड़ी दिक्कत है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। यहाँ पे क्योंकि सूर्य भी है और मंगल योग कारक है, अगर आपका कोई सरकारी काम अटक रहा था तो उसको पूर्ण करने के लिए टाइम बहुत श्रेष्ठ है। मंगल क्योंकि लाभ स्थान से भी संबंध बनाएंगे दृष्टि द्वारा, तो ये लाभ में, और स्पेशली, और मंगल धन स्थान को भी देख रहे हैं, तो 2, 11 + 8 सडन मनी बहुत दिख रहा है। स्पेशली स्पेकुलेटिव मार्केट्स, गुप्त धन 2 नंबर के काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी मैं कभी मैं बोलता हूँ कि 2 नंबर के काम, तो किसी के कंसल्टेशन है तो उन्होंने बोला मैं 2 नंबर का ही सारा काम करता हूँ, बहुत प्राउडली बोला, और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा चलो एटलीस्ट वो करते हैं और बोल भी देते हैं। कई लोग तो करते हैं और बताते नहीं। उन्होंने बोला कि आप बोलते कि 2 नंबर के काम में वृद्धि होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, मेरा काम बढ़ा। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका काम बढ़ा। तो असल पैसा तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना, उन्हीं के पास होता है जो 2 नंबर का काम करते हैं। अब 2 नंबर का काम अपने आप में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये मंगल का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सब कुछ 10वें से 11वें में है। करियर में अगर कुछ चेंज लाना चाहते थे, जॉब चेंज आदि चाहते थे, जॉब नहीं लग पा रही थी, इस टाइम का विशेष लाभ उठाइएगा। 11 अप्रैल को अगला गोचर होगा इस महीने का, जो बुध का होगा, और बुध भी अष्टम में आकर बैठ जाएंगे। 8वें घर की बुध की पोजीशन धन के लिए बहुत अच्छी कही गई है। नीच के हैं यहाँ पे, वो अलग बात है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन धन, और आपके लिए तो बुध धन कारक है, लाभेश है, धनेश है, तो कोई रुका हुआ धन था, पैतृक संपत्ति का, फिर से 2 नंबर की मैं बात करूंगा, विदेश का पैसा है क्योंकि ये 12वें से त्रिकोण में है, पैसों की कई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पैतृक संपत्ति की कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही थी या कोई नाम पे नहीं चढ़ रहा था आपके, दुनिया भर की दिक्कतें होती है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन सूर्य बुध का अष्टम में आना, बुध आदित्य योग तो बन रहा है लेकिन उसमें से एक ग्रह नीच का है और अष्टम भाव, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी। स्पेशली जो रिसर्च करते हैं, हायर स्टडीज, नॉर्मल स्टूडेंट्स के भी, उनको थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो सकती है। सारे ग्रह धन स्थान को देखेंगे। अचानक से पैसा कहीं मत लगाइएगा और अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य क्या है, आपके लग्नेश है, नवम में आ गए यानी कि उच्च के हो गए, मेष में।
एक ग्रह उच्च का होता है तो उसको बहुत स्ट्रांग बल मिलता है जिसको कहते हैं स्थान बल। तो जब स्थान बल किसी ग्रह को मिलता है तो वो उस भाव को भी बली कर देता है, यानी कि आपका भाग्य स्थान बली हो गया। तो लग्नेश बली हो गए उच्च के होने के कारण, और वो भाग्य स्थान में बली हो गए। तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत साथ मिलने वाला है। सूर्य शुक्र की जोड़ी भी है यहाँ पे, शुक्र दशमेश है, प्रॉपर प्रमोशन के थोड़े कारक आपके बन जाते हैं। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी है, सूर्य लग्नेश है, तो ये बल पराक्रम योग बनता है और ये यात्राओं का योग भी बनता है। थोड़ा अपने बॉसेस से बच के रहेगा, वो आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सामने बहुत अच्छे रहेंगे, पीठ पीछे बहुत कुछ करेंगे। केतु का प्रभाव भी है सूर्य पर यानी कि लग्नेश पर। अपनी कमियों को समझने का, हम कमियों को दूर कब करते हैं, यूजुअली नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। हमें क्या लगता है हम परफेक्ट हैं, हम गलत नहीं कर सकते। तो अपनी गलतियों को समझने का समय है और फिर उनको निरंतरता के साथ दूर करने का समय है। 14 अप्रैल को, अच्छा 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, बहुत स्ट्रांग अवस्था में हो गए क्योंकि वो भी स्वराशि के हो गए। ग्रहों का स्थान बल कैसे बनता है? जब वो उच्च की राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण, इस उसके बाद फिर वो तो टेबल है, उसके बाद मित्र ग्रह ऐसे कल के है। तो लेकिन उच्च का ग्रह हो स्वराशि का बहुत बली होता है। 10वें घर में शुक्र, करियर में पैसे बढ़ने की चेष्टा है, पैसे बढ़ने का योग है, प्रोबेबिलिटी है। तीसरे घर के स्वामी है, करियर में बहुत कुछ सीख पाएंगे, कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगी, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाएगी। 10वें घर में शुक्र बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो इससे बच के रहेगा। चौथे घर को देखेंगे शुक्र तो वाहन आदि का योग बनता है, घर में लग्जूरियस चीज़ें आती हैं। और क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है। भले ही प्रमोशन ना हो लेकिन एक धन की बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। शनि की दृष्टि होगी शुक्र पर, भले ही मैंने कहा ना प्रमोशन शायद ना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी नहीं है, सूर्य के गोचर के बाद बनेंगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा रिकॉग्निशन आपके काम को मिल सकता है। 30 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और बुध जो है वो आपके मेष में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि नवम भाव में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध लाभेश है, धनेश है और उच्च के सूर्य के साथ पैसों के कोई भी काम अटक रहे थे, बिजनेस में कोई काम अटका था, पेमेंट्स रुकी हुई थी, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, दूसरे घर के स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण है और सूर्य के साथ बैठ गए, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे या कोई सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक गया था, वो कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। और केतु का प्रभाव जब बुध पे है तो व्यक्ति अपनी सोच को भी समझ पाता है। अधिकतम हमें क्या चाहिए होता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। एकदम में सोचते हमें ये चाहिए, एक हफ्ते बाद सोचे हमें वो चाहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता मिलती है, वो ज्योतिष के द्वारा हो, घर के बड़ों के द्वारा हो, एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा हो। नॉट ओनली एक्सपीरियंस, कभी कभी हमसे छोटे लोग भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, मे बी नॉट नोइंगली, कि हमें समझ आता है कि बेबी हम कुछ गलत कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा समय है और सार्थकता रहेगी माइंड में, पॉजिटिविटी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए जो बुरा टाइम चला था वो निकल जाएगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल कहूँ तो ये महीना आपका कई एरिया में अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। और जो मैंने कुछ नेगेटिव कही है उन पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज में मंगल का बताना शायद भूल नहीं, मैंने बता दिया था शायद, फिर से बताता हूँ। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जिनको है वो भी, उनकी भी दिक्कत बढ़ सकती है, और साथ ही में जिनको बीपी के इश्यूज़ हैं उनको भी इस महीने काफ़ी ध्यान देना। तो महीना आपका कोई बुरा नहीं दिख रहा। जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी है उनका ध्यान दीजिए। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत शानदार है आपके लिए। हमने अप्रैल की शुरुआत योग कारक ग्रह से की थी, यानी कि मंगल के साथ। यहाँ पे भी पहला जो गोचर है वो मंगल का ही हो रहा है। मैं फिर से योग कारक की विशेषता नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अप्रैल में बता दी और हर बार बताता ही हूँ, लेकिन 11 मई को उनका गोचर होगा यानी मंगल का, और वो नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब पहले तो अपनी राशि में आ गए, बहुत स्ट्रांग अवस्था में हो गए, और योग कारक होने के नाते भाग्य स्थान में आना, यानी कि कर्म भाग योग हर चीज का मिलन। और नवम भाव की विशेषता या नवम भाव का बल देखिए। ठीक है, सूर्य भी निकल जाएंगे 3-4 दिन में, लेकिन नवम भाव में एक उच्च का ग्रह, एक स्वराशि का ग्रह
और जो मंगल की हम बात करें वो योग कारक ग्रह। ये पीरियड कह सकते हैं 11 मई के बाद से 1.5 महीना, लेकिन उसके स्पेशली कहूँगा 4-5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत विशेष एक योग बन रहा है। अगर आपका कोई काम अटक रहा था, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आप जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो स्पेशली ये मंगल के गोचर के बाद 3-4 दिन का टाइम जहाँ पे सूर्य भी साथ में है, आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। योग कारक ग्रह का भाग्य स्थान में आकर पराक्रम भाव को देखना और 12वें घर को देखना, ये बताता है कि आपके अंदर हिम्मत रहेगी बदलाव लाने के लिए। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो मंगल है ये आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, और अच्छी अवस्था में तो प्रॉपर्टी का योग भी बना देते हैं। मंगल पे मैं यूजुअली अलग से वीडियो बनाता ही हूँ, तो इसलिए बहुत विस्तृत नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत बहुत भाग्यकारी है ये योग आपके लिए। मंगल सूर्य का साथ में होना बॉसेस से लेकिन अनबन करवा सकता है, तो अगर काम करते हैं और केतु भी देख रहे हैं तो काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से बच के रहिएगा। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा और वो मिथुन में जाकर बैठ जाएंगे। किसके साथ बैठ जाएंगे? गुरु के साथ बैठ जाएंगे। शुक्र गुरु कुंडली में दो ही, ज्योतिष में केवल 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया। नैसर्गिक मतलब कि नेचुरल बेनिफिक, बाकी सारे कंडीशनल या कुछ हैं जो मेलिफिक्स हैं, जैसे शनि को मेलिफिक कहा जाता है, राहु। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है, प्योरली इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शनि को ठीक है मेलिफिक कहते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं शनि, तो उनके पॉजिटिव साइड भी है। पर हाँ, एक रूप देने के लिए, एक नाम देने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो विवेचना, कुछ ना कुछ तो संबोधन उनको करना ही है ना, तो इसलिए उनको मेलिफिक कहा जाता है। तो यहाँ पे गुरु शुक्र की युति हो रही है नैसर्गिक शुभ ग्रह, और लाभ स्थान में एक्सपेंशन का टाइम है, वृद्धि का टाइम है, रुका पैसा आएगा, करियर में प्रमोशन का योग बन जाता है। दशमेश लाभ स्थान में पंचम के स्वामी के साथ बैठे हैं और पंचम को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, अष्टमेश का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति, अपने आप को बढ़ा पाएंगे, अपने लेवल को बहुत ऊपर ले जाएंगे। गुरु शुक्र की युति साल में 1 बार होती है यूजुअली, इस बार 2 बार हो रही है, तो ये भी आपके लिए विशेष है। जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को अगर बड़ा करना है हर एंगल में, और ये विवाह का योग भी बनाता है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में शुक्र का आना विवाह का योग बनता है। अब वो बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टाइमिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कुछ सीखने के लिए। गुरु शुक्र, अच्छा गुरु तो गुरु है, शुक्र भी गुरु ही है। इनको देवताओं का आचार्य कहा गया है, तो इनको दैत्यों का आचार्य कहा गया। और शुक्र कहीं पर भी गुरु से विद्या में कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। हाँ, उनकी विद्याएं थोड़ी अलग प्रकार की हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है। मैंने कहा ना कि ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने जीवन के स्तर को ही बढ़ा सकते हैं। बुद्धिमत्ता साथ देगी, क्रिएटिविटी साथ देगी। 15 मई को गोचर होगा बुध और सूर्य का साथ में, और दोनों ही आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है। बुध तो आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, तो उनका कर्म भाव में आना अपने आप में दिखाता है कि आपका पैसा बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में। और इसके साथ ही सूर्य का 10वें घर में आना प्रमोशन का कारक, लग्नेश का 10वें घर में आना, और ऊपर से सूर्य जो कारक हैं प्रमोशन के, बहुत अच्छा योग दिखाता है। बुध आदित्य योग बहुत अच्छे उच्च क्वालिटी का बन रहा है, तो ये धन के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि बुध लाभेश धनेश है। ये आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करेगा, आपकी सोच को बढ़ाएगा, आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इन पर शनि का प्रभाव भी है, तो आप बदलाव लाने से बचेंगे नहीं, क्योंकि शनि 8वें घर से भी देख रहे हैं, और ये दोनों ही ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का कोई रिटर्न वर्क अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है। 15 मई को सॉरी 29 मई को बुध का दोबारा गोचर होगा, और बुध आपके लाभ स्थान में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। गुरु शुक्र बुध, गुरु शुक्र को मैंने अभी कहा नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, बुध को नैसर्गिक नहीं कहा जाता, बुध को कंडीशनल कहा जाता है। बुध जिसके साथ बैठा है वैसा बन जाता है। तो 11वें घर में गुरु बुध शुक्र की जोड़ी, ये बहुत विशेष है, बहुत श्रेष्ठ है। गुरु शुक्र की हमने बात कर ली, लेकिन जब आपके धनेश लाभेश यहाँ पे आ गए ना, तो ये धन को बढ़ाने का मौका है। इस पंचम को देख रहे हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ हो, कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो जाना कि आपका, जैसे अब कोई कभी कभी अचानक से उसको ऐसा मौका मिल जाता है, ठीक है पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे नॉट ओनली मनी,
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आपके जीवन की रूपरेखा को चेंज कर दे। और इन सबको भूलिए मत, राहु देख रहे हैं, तो राहु तो एक एम्पलीफायर का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, जितना इसका फायदा उठाया जाए उतना कम है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो ये था मई का हालचाल, महीना काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। अब जून की तरफ चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बल्कि जून का महीना तो बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। पहला जो गोचर होगा जून का वो है गुरु का, आपके 12वें घर में आकर उच्च की अवस्था में हो जाएंगे 12 साल बाद। वैसे तो भी कुछ टाइम के लिए हुए थे 25 के एंड में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर का वीडियो होगा वो बहुत विस्तृत होगा, और मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकता। मैं कभी भी आज तक वीडियोस इस चेष्टा से नहीं बनाई कि छोटी हो, या मैं कभी वो नहीं देखता। जिसको पसंद आती है वो देखता है। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं मार्गदर्शन दे पाऊँ अपने हिसाब से। तो देवगुरु बृहस्पति का जो देखते हैं मेरा वीडियो बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें मैं हर एरिया को कवर करूँगा, फ्रॉम पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 12वें घर के गुरु, 12वें घर के शनि बदलाव लाते हैं। शनि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए नेचर है ना, एक टीचर बहुत प्यार से समझाता है, एक टीचर थोड़ा सा डंडा साथ में लेके चलता है, तो वो शनि है, प्यार से समझाने वाले गुरु हैं। तो अभी क्या होगा ना, आप पहले तो जैसे ही गुरु 12वें घर में आएंगे, आप ना अपनी गलतियां ऐसे अपने आंखों के सामने दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं वो गलत कर रहा हूँ, और उनको सुधारना शुरू कर देंगे। विपरीत राजयोग बन रहा है, और विपरीत राजयोग बनाते गुरु उच्च के हैं। परिवर्तन का अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। रुके काम बनेंगे, विदेश के कामों के लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर को देख रहे हैं सेटलमेंट के लिए, छठे घर को देख रहे हैं लोन्स और कोर्ट केसेस के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोई हेल्थ इशू चल रहा था उससे निकलने के लिए। और विपरीत राजयोग मतलब कि आपकी जीवन की कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होने लग जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी अवस्था दिख रही है, इसका जितना लाभ उठाएं उतना कम है, बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, लेकिन अलग से वीडियो अवश्य आएंगी। शुक्र देवता का गोचर होगा कर्क में, और वो आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, और ये भी बहुत विशेष है। ये होगा 8 जून को। फिर से 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों का मिलन हो गया। तो ये कोई इलाज आपका चल रहा था जिसमें आपको रिलीफ नहीं मिल रहा था, विदेश में सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, विदेश में जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई लीगल केस कॉम्प्रोमाइज़ करने का सबसे अच्छा टाइम है। 2 शुभ ग्रह छठे घर को, आपका कोई बहुत पुराना लीगल केस चल रहा था उसको सॉल्व कर पाएंगे। शुक्र तीसरे घर के स्वामी है 12वें घर में उच्च के गुरु के साथ। मेरे हिसाब से वैसे भी मैं कहूँगा कि ये पूरा साल आप बहुत धार्मिक जगहों के दर्शन करने वाले हैं, और हो सकता है इंस्टेंटली आप जून में भी करें, लेकिन गुरु जब तक 12वें घर में, आप बहुत धार्मिक जगहों के दर्शन करेंगे। शुक्र आके क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है तो उसको बहुत बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा योग है। और 12वें घर में गुरु शुक्र व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करता है खुलकर, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य मिथुन में आकर बैठ जाएंगे। फिर से बुध आदित्य योग बनेगा, बहुत अच्छा है। लग्नेश है सूर्य, तो उनका आपके लाभेश और धनेश के साथ बैठना, यानी कि धन का अति सुंदर योग। गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसमें कुछ काम आपके अटक रहे हैं, एरियर्स के द्वारा पैसा रुक रहा, प्रमोशन रुकी हुई है। कई बार गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन लेना अपने आप बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को तो केस करना पड़ता है, वो केस लड़ते हैं, कौन सा ट्रिब्यूनल होता है, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर जाके ऑर्डर आता है। तो ऐसा कुछ अगर आपका चल रहा है तो बहुत लाभकारी समय है। यहाँ से पंचम को देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है लग्नेश लाभ स्थान में आ गए, धन तो है ही, अपने आप को बढ़ा पाएंगे, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, बुद्धिमत्ता बहुत साथ देगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत रहेंगे। इन पर राहु की दृष्टि है, तो राहु क्या ना, राहु डिसकंटेंटमेंट लाते हैं। जहां केतु इज वेरी कंटेंट, राहु इज नेवर कंटेंट। किसी के लग्न में राहु देख लीजिए, कितना भी मिल जाए नहीं उसको पूरा पड़ता। अभी तो स्कॉर्पियो लिया, नहीं स्कॉर्पियो ले ली, मजा नहीं आ रहा, अब लगता है कि ना मर्सिडीज ही लेंगे, दिखाना भी तो है। अच्छा 2 प्लॉट तो लिए थे 2 महीने पहले, एक सोच रहा हूँ फार्म हाउस पे ले लूँ। तो ये राहु का काम होता है, क्यों चाहिए उसको भी नहीं पता, चाहिए। लेकिन केतु क्या है, ठीक है ना, जितना है उतना काफी है। तो जब राहु का, अब केतु लग्न में है
लेकिन जब लग्नेश पर राहु का प्रभाव आ गया तो ये क्या हो गया, डबल माइंडेड हो जाएंगे आप। तो ये डबल माइंडेडनेस बहुत तंग करने वाली है इस महीने में। लेकिन ठीक है, अगर आप भौतिक जीवन में रह रहे हैं, भाई आप सन्यासी हो गए तो अलग बात है। अब क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं मोक्ष 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 मोक्ष, 2 कदम नहीं बढ़ सकते हम लोग मोक्ष की तरफ। एसी कमरों में बैठ के हम लोग साधनाएं करना चाहते हैं। हमेशा एक चीज़ मुझे याद आती है, एक बार किसी ने हवन के लिए बोला था। मैं किसी को यूजुअली बुलाता नहीं हूँ अपने अनुष्ठान केंद्र पे, जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, वस्तुओं को प्राण प्रतिष्ठा करवा के ही भेजता हूँ। उन्होंने कहा कि हवन करवाना, तो मैंने कहा ठीक है, बगलामुखी जी का हवन चलता है, बहुत लंबा चलता है, रात सूर्यास्त के समय स्टार्ट होता है और 4-4, 5-5 घंटे चलता है, जो विशिष्ट हवन होता है। वो व्यक्ति, मैंने कहा आप देख लिया, आप बैठ लेंगे, मैं बहुत साधना करता, ठीक है। वो उनसे बैठा नहीं गया, उनको फिर अलग से फिर संकल्प तो ले लिया था। तो बात वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के कारण क्या होता है ना, कि सूर्य पर राहु के प्रभाव के कारण क्या होता है, हम ऐसी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें चाहिए नहीं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। थोड़ा टॉपिक से हट जाता हूँ बार बार, लेकिन क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो ये समय बहुत अच्छा है भौतिक रूप से चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। अगला जो गोचर होगा वो 21 जून को मंगल का होगा, बहुत विशेष है। मंगल फिर से योग कारक ग्रह है, हमने उनकी बात करी है कई बार। अब पहले महीने को छोड़ दें अप्रैल को, तो उसके बाद मई जून में मंगल की अवस्था बहुत अच्छी, तो योग कारक ग्रह की अवस्था अच्छी होनी, यानी कि आपके लिए बहुत लाभ। 10वें घर में आगे दिग्बली हो गए, कई कार्य पूर्ण होंगे, प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, करियर में सफलता, बहुत कुछ दिख रहा है। अपने ऊपर विश्वास रहेगा, बस एग्रेशन से थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं केतु को, लग्न को देख रहे हैं केतु भी वहीं पर है, तो थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, बहुत अच्छा समय है। वरना अगला जो गोचर है वो 22 जून को होगा बुध का, और बुध जो है वो कर्क में आकर बैठ जाएंगे, और ये होगा 22 जून को। फिर से देखिए आपके, देखिए बहुत क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपका 12वां भाव जो है ना वो शुभ ग्रहों से भरता जा रहा है, यानी कि आपकी नैसर्गिक शुभता 12वें घर में आती जा रही है। नैसर्गिक और बुध के कारण कंडीशनल। अगर आप अपने जीवन में बदलाव की तरफ जा रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। विदेश के कार्य हो, मेडिसिन का प्रॉब्लम हो, कोई लोन चढ़ गया हो, चुकाना हो, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छा महीना है आपका जून का। लेकिन जून का महीना जाते जाते झटका दे सकता है, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे। तो महीने के अंत में एकदम थोड़ा सा खर्चों से बचें, हेल्थ का ध्यान दें, किसी को पैसा उधार ना दें। अन्यथा देखा जाए जून का महीना भी बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने जिनको कार्डियक इशूज़ है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, बीपी के इशूज़ है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखा जाए ये 3 महीने का कालखंड वैसे तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, अच्छी चीज़ है। कोई बहुत वक्री ग्रह नहीं हो रहे, बुद्धि हो रहे हैं, वो भी अंत में, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, तो बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको पहले केसर और पंचमेवे युक्त खीर बनानी है। जब खीर बन जाए आपकी, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिएगा। ये खीर का भोग महादेव को लगाइए, और वहीं पर बैठकर आपको ओम नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक पात्र में जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, गेहूं के दाने और पीली सरसों, ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है, और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में घी और गुड़ का दान करना है। किसी भी एनजीओ में, किसी की भी हो, जानवरों की हो, इंसानों की हो, वहाँ पे कुछ डोनेट कीजिएगा। किसी भी गौशाला में फलों का दान कीजिएगा, और इसके साथ ही किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तक का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।